Okay, Assalamu alaikum. So this is our third class for the paper February-March 2023. So क्वेश्चन नंबर 2 हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में. आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जाएंगे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, फिर कुछ काम की बातें बताता हूँ. So if I start reading question number 3. Some firms in oligopoly markets choose to collude rather than engage in price competition. ठीक है भाई. ऑलिगोपोली के अंदर कुछ फर्म्स चाहती हैं कि वो कॉल्यूट करें. कॉल्यूट मतलब मर्ज करें, कार्टेल बनाए. याद आ गया. प्राइस चेंजेस नहीं करना चाहती, प्राइस कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहती. कुछ फर्म्स ये सोच रही होती हैं कि वो कॉल्यूशन की तरफ जाएं, प्राइस कंपटीशन की तरफ नहीं जाएं. प्राइस कंपटीशन मतलब प्राइस को बढ़ाएं, कम नहीं करें, वो डायरेक्ट मर्जर कर लें. Because this will lead to higher prices and a less efficient allocation of resources. 20 marks. Evaluate this statement. सवाल स्टार्ट करने से पहले, सिंस हमने सेक्शन बी में 2 सवाल है, कोई भी एक हमें करना है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप लोग एग्जाम दे रहे होते और आपके पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस थी, विच वन यू विल डू? ऑब्वियसली मुझे पता है सबने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है. देख लीजिएगा, आप जवाब देख लीजिएगा, मेजॉरिटी का सब क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि मैंने आज जब आपको माइक्रो पढ़ाया था तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बना के दी थी. ये बच्चे यूट्यूब पे जाएगी तो वो ये वीडियो सब देख रहे होंगे. लेटेस्ट फेसबुक पे 2 पेपर की वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा क्योंकि उसके काफी हाई पे मैसेजेस आए कि वो सॉल्व करें. तो कोर्स पढ़ाते वक्त जो सारे मेरे बच्चे, उनको मैंने बार बार ये बात बताई कि नंबर 1 फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेसिफाइंग फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स द फर्स्ट टॉपिक जो आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए, दैट इज मार्केट फेलियर. नंबर 2 इज लेबर मार्केट. नंबर 3 इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड नंबर 4 इज यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व. थ्योरी ऑफ सप्लाई किसी गिनती में नहीं आता. मतलब बहुत रेयर केस है, तुम्हारा नसीब इतना घटिया, इतना खराब चल रहा है कि उसने एक सवाल इन चारों में से दे दिया और थ्योरी ऑफ सप्लाई पे दे दिया. तो अगर ऐसा होता भी है तो हमारे वो 4 इतने पक्के हैं कि हमें करना ही उसमें से. और मैं आपको ये बात फुल एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आप रोफ पेपर्स, पापा कैम्ब्रिज, कोई भी ऐप जहाँ से आप पास पेपर की प्रैक्टिस करें या उसको चेक इन बैलेंस करते हैं, आप वहां पे जाके चेक कर लें. फ्रॉम 2024 टिल 2016 हर पेपर में, ऑलमोस्ट 1-2 पेपर के अलावा हर पेपर में मार्केट फेलियर और लेबर मार्केट आया है. हर पेपर में आया है. पेपर फॉर्मेट के चेंज होने के बाद भी हर पेपर में मार्केट फेलियर और लेबर मार्केट आया है. और इन दोनों के आंसर मैंने 6 महीने पहले ही आप लोगों को भेज दिए थे. जो बच्चे YouTube पे इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो मुझसे WhatsApp पे मांग सकते हैं. मेरा नंबर YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है. इन दोनों के आंसर मैं भेज चुका हूँ और आप लोगों को याद भी है. और कल हमने एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा इसी पास पेपर के अंदर, राइट? अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ. चलें. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. कल भी आपको बताया था, आपके सामने भी लिखा हुआ है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. व्हाट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ 20 मार्कर क्वेश्चन? So you know के knowledge and analysis के there are 14 marks and evaluation के there are 6 marks. ठीक है. अच्छा, उसने कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं करा हुआ कि नॉलेज के कितने, एनालिसिस के कितने. मैं आपको कह रहा हूँ 7 आर फॉर नॉलेज एंड 7 आर फॉर एनालिसिस. ठीक है. अच्छा, ये जो नॉलेज वाला हिस्सा होता है ना, इसको कहते हैं AO1 और AO2. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 इज योर नॉलेज, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 इज योर एनालिसिस. और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 जिसको AO3 कहते हैं, AO3 इसको हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं, राइट? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेटा इवैल्यूएशन कहते हैं. सही लिखा है मैंने? ये सबसे पहले आपका जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी. अब मुझे सैफ हो गया, इब्राहिम सऊद हो गया, उस्मान हो गया, मुस्तफ़ा हो गया, ये सारे लड़के मुझे नॉलेज का हिस्सा बताते हैं. हुज़ैफा हो गया, ताहिर हो गया, अहमद हो गया, ये सारे लड़के. आशिर मुझे बताएंगे नॉलेज के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूँ. बाकी जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी मुझे बताएंगी कि एनालिसिस में मैं क्या लिख सकता हूँ. तो जरा चैट बॉक्स पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन प्लीज दें. मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूँ. Some firms in oligopoly market choose to collude rather than engage in price competition. This will lead to higher price and a less efficient allocation of resources. 20 marks. तो एक तो मुझे टर्म दिख गई है जिसकी मैं डेफिनेशन दे सकता हूँ और वो तो है ओलिगोपोली. ठीक हो गया. एक और टर्म जो मुझे दिख गई है वो मुझे दिख गई है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो इधर से जो है ना, इधर से 2 डेफिनेशन निकलती हैं.
इधर से कितनी डेफिनेशन निकलती है? इधर से 2 डेफिनेशन निकलती है। कौन कौन सी? एफिशिएंसी नॉट ऑल 3 टाइप्स, यू जस्ट हैव टू टेल एलोकेटिव। ओके, देखो पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इररेलेवेंट कट जाएगा। तो जैसे इब्राहिम ने बताया कि 3 एफिशिएंसी बताओ, तो नो नॉट 3, ओनली वन, दैट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी ना, क्योंकि उसने बोल दिया एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वरना ही वुड हैव सेड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, वैसे भी अगर मैं आपको जनरली बता दूं ना, इस बच्चे ने सवाल कराए तो 2 के ऊपर फोकस करते हैं एग्जाम में, एलोकेटिव और प्रोडक्टिव, सिर्फ एलोकेटिव और प्रोडक्टिव। डायनेमिक और परेटो एमसीक्यूज के लिए, और कभी अगर पूरा एफिशिएंसी के ऊपर सवाल आ गया तो फिर डायनेमिक परेटो के लिए आप लोग जाएंगे, वरना दी 2 मेन एफिशिएंसीज आर ओनली एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव। ओके, अच्छा अब मुझे जरा एनालिसिस में बता दें। तो एनालिसिस में मुझे जवाब मिला है कि भाई आप बताएंगे कार्टेल क्या होता है, आप कार्टेल की डायग्राम बनाएंगे, आप कॉल्यूसिव समझाएंगे, आप चीटर का इम्पैक्ट बताएंगे कार्टेल के अंदर और उसकी डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, फिर आप इसको नॉन प्राइस कंपटीशन बताएंगे कि भाई प्राइस को बढ़ाएंगे, प्राइस को कम करेंगे, किंग डिमांड कर्व। ठीक है, ये सब आप बताएंगे और फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। यस, यू ओनली नीड टू डू पास पेपर्स एंड यू जस्ट नीड टू रिवाइज योर कोर्स। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि सर अब सिर्फ पास पेपर करें? भाई अब आप पास पेपर्स करते रहो, मेरे साथ साथ ये सवाल की मार्किंग स्कीम बना रहा हूँ, पूरे पूरे आंसर लिखो और नोट्स को रिवाइज करते रहो, बस दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट नाउ। ठीक है, बस वो जो एक थ्योरी वाला चैप्टर है जिसके नोट्स बने हुए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन, उसको जरा पढ़ते रहो। सॉरी साहब भाई, मैंने आपका मैसेज देख लिया, मैं आपको रात को इंशाल्लाह 12:30 के बाद जवाब दूंगा। माय व्हाट्सएप इज जैम पैक एट दिस मोमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 3, तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप बताएंगे डिफाइन ऑलिगोपोली। तो यार कौन बच्चा मुझे बताएगा ऑलिगोपोली क्या होता है? ऑलिगोपोली इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, ऑलिगोपोली इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर होता है। फीचर्स बता दे भाई, ऑलिगोपोली में कितनी फर्म्स होती हैं? ऑलिगोपोली इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर है बेटा, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 1000 फर्म्स होती हैं, मोनोपोली में सिंगल होती हैं, डुओपोली में 2 होती है, मोनोपोलिस्टिक में 20 to 30 होती हैं, ऑलिगोपोली में 4 to 5 लार्ज फर्म्स होती हैं। याद आ गया, ऑलिगोपोली इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, 4 to 5 लार्ज फर्म्स होती हैं जो कि पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रही होती हैं। याद आ गया भाई? अच्छा भाई, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फर्म होगी, ऑलिगोपोली हो, मोनोपोली हो, मोनोप्सनी हो, क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में जितनी भी फर्म्स है सबके पास इम्परफेक्ट नॉलेज होंगी। तो वो लोग कर रही होंगी प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन। क्या कर रही होंगी वो लोग प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन कर रही होंगी, मतलब वो लोग अलग अलग प्राइस चार्ज कर रही होंगी। ठीक है, फिर आपको बताया था कि मोनोपोली के पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, मोनोपोली के पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, मतलब उसके प्रोडक्ट में यूएसपी होता है, तभी वो हायर प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई यूएसपी होता है। ठीक है, और क्या होता है, और ऑलिगोपोली के अंदर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? आपको पढ़ाते हो भी बताया था, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मतलब है कि वो नॉन प्राइस फैक्टर्स को कंसिडर करता है। मोनोपोली नॉन प्राइस फैक्टर्स को कंसिडर करता है, तभी तो उसने सवाल में भी बोला था कि वो कॉल्यूशन के लिए जाता है, प्राइस कंपटीशन के लिए नहीं जाता। नॉन प्राइस फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? नॉन प्राइस फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा है, जैसे कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है, क्या कहते हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है, उसके अलावा वो पैकेजिंग के ऊपर काम करता है। सही है, प्राइस के अलावा हर फैक्टर के ऊपर। और किसके ऊपर काम करता है? वो डिस्काउंट्स के ऊपर काम करता है, वो ब्रांड एम्बेसडर्स को बुलाता है और एडवर्टीजमेंट करता है अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये दैट्स इनफ फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑलिगोपोली। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ बताएंगे, और नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको बताएंगे कि कॉल्यूसिव ऑलिगोपोली क्या होता है, और उसकी डायग्राम बताएंगे, और आप इसको बताएंगे कि नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपोली क्या होता है।
और आप नॉन कॉलिजिव ओलिगोपली की डायग्राम बनाएंगे। तो मैं आपको अगेन 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे जरा आप कॉलिजिव और नॉन कॉलिजिव के दरमियान डिफरेंस बता दें। 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में भेज के स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। जरा मुझे जल्दी से कॉलिजिव और नॉन कॉलिजिव के दरमियान डिफरेंस बता दें। सही है, तो मैं और वेट नहीं कर रहा, मुझे बच्चों का जवाब आना शुरू हो गया है। तो बस शुरू करते हैं फिर फौरन से, और क्या। चले भाई आए। तो भाई बच्चों ने जवाब देना शुरू करा है कि कॉलिजिव ओलिगोपली वो होती है जिसके अंदर सारी फर्म आपस में कॉल्यूट करती है, मर्ज करती है और कार्टेल क्रिएट करती है। तो आइए शुरू करते हैं। कॉलिजिव ओलिगोपली के अंदर सारी फर्म्स आपस में मर्ज करती हैं। ये सब कुछ बेटा पैराग्राफ में नोट्स में लिखा हुआ है। ऑल फर्म्स मर्ज टुगेदर इन कॉलिजिव ओलिगोपली, ऑल फर्म्स मर्ज टुगेदर, दे कॉल्यूट। कॉल्यूट का मतलब होता है कि वो लोग मर्ज करते हैं और एक कार्टेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? एक कार्टेल बनाते हैं। सर कार्टेल क्या होता है ये? हाँ, कार्टेल क्या होता है? कार्टेल होता है अग्रीमेंट। कार्टेल क्या होता है बेटा? कार्टेल एक अग्रीमेंट होता है 2 से 3 फर्म्स के दरमियान। बेटा कार्टेल क्या होता है? कार्टेल होता है अग्रीमेंट बिटवीन 2 to 3 फर्म्स। कार्टेल एक अग्रीमेंट होता है 2 से 3 फर्म्स के दरमियान, जो कि ये डिसाइड करती है कि वो मोनोपोली बन जाएंगी। मोनोपोली मतलब एक सिंगल फर्म बन जाएंगी। मतलब वो 2 3 फर्म्स मिलके एक सिंगल फर्म बन जाएंगी और अपनी प्राइस को फिक्स कर देंगे। प्राइस को बढ़ाएंगे और उस प्राइस को बढ़ाते के साथ ही फिक्स कर देंगे कि भाई अब ये जो 2 3 फर्म्स है ना, वो अपने प्रोडक्ट को इसी फिक्स्ड और इसी हायर प्राइस के ऊपर बेच रहे होंगे। सही है। और इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा क्वांटिटी को भी फिक्स कर देंगे। तो क्वांटिटी को फिक्स करने का मतलब होता है कि क्वांटिटी के ऊपर कोटा लगा देंगे, यानी कि क्वांटिटी को लिमिट कर देंगे, क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि वो हायर प्रॉफिट कमा सके। सही है। ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो हायर प्रॉफिट्स कमा सके। ऐसा ही है। तो भाई कार्टेल क्या होता है? कॉलिजिव ओलिगोपोली क्या होता है? कॉलिजिव ओलिगोपोली के अंदर सारी फर्म्स आपस में मर्ज करती हैं, कॉल्यूट करती हैं और एक कार्टेल बनाती हैं। कार्टेल एक अग्रीमेंट है 2 से 3 फर्म्स के दरमियान, जो कि अग्रीमेंट करती है कि मोनोपोली की तरह एक्ट करेंगी, प्राइस को भी बढ़ा देंगी, क्वांटिटी के ऊपर कोटा लगा देंगी ताकि वो ज्यादा प्राइस अर्न करने में कामयाब हो जाए। अच्छा, पहले कार्टेल की डायग्राम बना देता हूँ। कार्टेल की कॉलिजिव ओलिगोपोली की डायग्राम बना देता हूँ। उसके बाद फिर आपको बता देता हूँ कि बाद में इस कार्टेल के साथ क्या होगा। बाद में कार्टेल के साथ ये होगा कि एक बंदा होगा, एक ऐसी फर्म होगी जो कि कम प्राइस पे माल बेच रही होगी, जिसको हम लोग चीटर कहते हैं। बाद में सारी फर्म्स को पता चलेगा और कार्टेल खत्म हो जाएगा और सारी फर्म्स वापसी ओलिगोपोली बन जाएंगी। ठीक है। तो भाई कार्टेल की अगर मुझे डायग्राम बनानी है तो मैं डायग्राम नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे ही बनाता हूँ। काम करता हूँ, पहले नॉन कोलिजिव भी समझा देते हैं हम लोग। बेटा नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली इंटरडिपेंडेंस के ऊपर काम करती है। नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली इंटरडिपेंडेंस के ऊपर काम करती है। मतलब वो नॉन प्राइस फैक्टर्स के ऊपर काम करती है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली जो है वो नॉन प्राइस फैक्टर्स के ऊपर काम करती है। मतलब एडवर्टीजमेंट के ऊपर काम करेगी, मतलब ब्रांड इमेज के ऊपर काम करेगी। ठीक है। वो ब्रांड इमेज के ऊपर काम करेगी और यही करेगी। ठीक है। सही है। लेकिन लेट्स सपोज
अगर कोई बंदा प्राइस को कम करता है तो सब उसको फॉलो करेंगे और सबका लॉस हो जाएगा। इसलिए वो नॉन प्राइस फैक्टर्स के ऊपर बिलीव करती है, क्योंकि हाँ 4 से 5 ही होती है बेटा ओलिगोपोली के अंदर, 7। और अगर कोई फर्म प्राइस को बढ़ा देगी तो वो मार्केट के बाहर हो जाएगी। तो जब आप 4-5 फर्म्स आप लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो और जब आप प्राइस को कम करते हो तो सबका नुकसान हो जाता है, और जब आप प्राइस को बढ़ाते हो तो फर्म मार्केट के बाहर चली जाती है। इसलिए ये नॉन प्राइस फैक्टर्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड इमेज, क्वालिटी, पैकेजिंग, इनके ऊपर काम करते हैं। सही है, ठीक है। अब पॉलिसी ओलिगोपोली की मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जरा देख लो इधर प्लीज जल्दी से। सबसे पहले आप दो एक्सेस बनाएंगे। ये दो एक्सेस बना दी ताहिर और अहमद, जरा देखना उजैफा, इब्राहिम आप भी देखना। ऊपर आपने लिख दिया प्राइस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर की लेबलिंग है ये, प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, और नीचे आपने क्वांटिटी लिख दिया। सर इम्परफेक्ट मार्केट है, 4 से 5 फर्म से डिमांड इलास्टिक है, तो ये डिमांड कर्व बना दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन बना दी, ठीक है। तो इधर लिख दिया डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और इधर लिख दिया मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपको सिर्फ याद दिला दूं, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको बता दूं। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, नॉट इम्परफेक्ट, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बनता था, आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता था, क्योंकि प्राइस की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। लेकिन इम्परफेक्ट में ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू अलग अलग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन है, बिकॉज देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज दिस टाइम, ठीक है। याद आ गया आपको? सही है। फिर आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट की लाइन नाइक का साइन होती है, तो ये आपकी कौन सी लाइन हो गई? ये वाली जो लाइन मैंने नाइक का साइन बनाई है, ये है मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा ही है भाई। अब जरा मुझे इतना बता दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या होता था? कोई बच्चा याद दिलाएगा? व्हाट वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल? कैन एनीवन प्लीज मेक मी रिमेंबर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या होता था? एमसी इज इक्वल टू एमआर। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल एमसी इज इक्वल टू एमआर है, ठीक है। ऐसा ही है भाई। कॉल्यूजन से पहले, बिफोर कॉल्यूजन, और एक ओलिगोपोली फर्म ऑपरेट कर रही होगी इस इक्विलिब्रियम के ऊपर, जहां पर आपका एवरेज रेवेन्यू और आपकी प्राइस इक्वल है। क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको ये बोला कि एक नॉर्मल ओलिगोपोली ऑपरेट कर रही होगी इस इक्विलिब्रियम ई के ऊपर। क्यों ऑपरेट करी होगी? क्योंकि इस पॉइंट पे आपका एवरेज रेवेन्यू और आपकी प्राइस इक्वल होगी। लेकिन जब ये सारी फर्म्स ने डिसाइड करा कि वो एक कार्टेल क्रिएट करेंगी, यानी कि कॉल्यूसिव होने जाएंगी, तो अब ये मोनोपोली की तरह एक्ट करेंगी। और आपको बताया हुआ है कि मोनोपोली ऑपरेट्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज योर पॉइंट वेयर योर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज एमसी इज इक्वल टू एमआर। तो जरा आए देखते हैं, रेड पेन से लिख रहा हूं। ये जो आपका इक्विलिब्रियम ई बने ना, इस पॉइंट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट और आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहा है। जब सारी फर्म्स कॉल्यूट करेंगी तो वो इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करेंगी, ताकि वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सके और वो क्वांटिटी के ऊपर भी कोटा लगा सके। तो आप देखिए प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी कम हो रही है। ऐसा ही हो रहा है भाई, प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी कम हो रही है। ठीक लिखा है मैंने? ठीक है भाई। तो ये डायग्राम किसकी है? ये है कॉलिजिव ओलिगोपोली की डायग्राम। इसको कॉलिजन भी कहते हैं। सही है। ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, फिर आप इसको यहाँ पर बताएंगे, इसको अब आप चीटर वाली कहानी सुनाएंगे। There will be a time when a firm will start. There will be a time when a firm will start underselling below the decided price. That is cheater firm in the cartel.
that is cheater firm in cartel. So cartel will be broken and all firms will go back being an oligopoly. सेट है? बोलो भाई, इतना क्लियर है? अच्छा भाई, जरा अगर मुझे नॉन कोलिसिव ऑलिगोपोली की डायग्राम बनानी है तो मुझे इसको बताना पड़ेगा। नॉन कोलिसिव ऑलिगोपोली में मुझे बताना पड़ेगा कि नॉन कोलिसिव ऑलिगोपोली के अंदर प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती हैं। नॉन कोलिसिव ऑलिगोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है नॉन कोलिसिव ऑलिगोपोली मतलब ऑलिगोपोली मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होता है? जरा कोई बताएगा ऑलिगोपोली में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? कौन बच्चा बताएगा? ऑलिगोपोली में इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज नोन एज किंग डिमांड कर्व। याद आ गया बेटा? किंग डिमांड कर्व। तो यार कोई बच्चा बताएगा किंग क्या होता था? ये व्हाट वाज दिस किंग? किंग डिमांड कर्व वो होता था जहां पे फर्म का डिमांड कर्व और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व मीट करता था। फर्म का डिमांड कर्व और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व मीट करता था। सर फर्म का डिमांड कर्व, फर्म बहुत सारी होती है इसलिए फर्म का डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर बनता है। डायग्राम बनाते वक्त याद आएगा आपको। और इंडस्ट्री एक होती है, जैसे एक इंडस्ट्री है पेट्रोलियम, ठीक है, एक इंडस्ट्री है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उसके अंदर पीएसओ भी है, शेल भी है, बाइको भी है, और भी बहुत सारी हैं। तो फर्म्स बहुत सारी है, इंडस्ट्री एक है। तो जब एक फर्म होती है तो डिमांड कर्व स्टीप बनता है। एएस में भी कराया जाता है और ए टू के अंदर ऑलिगोपोली की डायग्राम भी बनाते वक्त बताया जाता है। तो आप डायग्राम बनाओगे किंग डिमांड कर्व की। फिर किंग वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर ना तो प्राइस बढ़ती है ना तो प्राइस कम होती है, ठीक है। किंग इज अ पॉइंट वेयर प्राइसेस आर अनचेंज्ड, ठीक है। तो अब मैं किंग डिमांड कर्व बनाने जा रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। सबसे पहले दो एक्सेस बना दिया आपने। अगेन लेबलिंग करें। सबसे पहले आपने ऊपर लिख दिया प्राइस, नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी। ओ सॉरी, ऊपर आप लिखेंगे पीसीआर, पीसीआर, सॉरी 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 भाई। फर्म्स बहुत सारी हैं इसलिए फर्म का डिमांड कर्व इलास्टिक है, फ्लैटर कर्व बनेगा सेफ। और एक मिनट, थोड़ा ज्यादा बड़ा ग्राफ। फर्म का डिमांड कर्व है फ्लैटर, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है स्टीप। तो जहां पे दोनों मीट हुए वो हो गया किंग, वहां से प्राइस क्वांटिटी आ गई ऑलिगोपोली में। देखें भाई, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को कहते हैं किंग डिमांड कर्व। सर इस पॉइंट को किंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फर्म की डिमांड और इंडस्ट्री की डिमांड आके मीट मारती है। सही है, ये है फर्म का डिमांड कर्व इलास्टिक, ये है इंडस्ट्री का डिमांड कर्व इनइलास्टिक। ठीक लिखा है मेरे दोस्त? तो भाई यहाँ तक हमें नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स मिल गए। अब मुझे जो है वो कंक्लूजन के मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या करूँ? कंक्लूजन जरा इस सवाल की सोच के बताओ। मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन भी लगा देता हूँ अगर आप बोलते हैं तो। बेटा 6 मार्क की कंक्लूजन रहती है, पूरा टॉपिक तुझे रिवाइज करा दिया है। क्वेश्चन लगा दो। भाई देखो, मैंने तो तुम लोगों को यही आसान हल बताया है इसका ना, कि 20 मार्क का मतलब है सब कुछ लिख दो। तो अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ उठा कर लिख दो। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें और इस मार्केट फेलियर के क्वेश्चन के अंदर एक बच्चे ने सब कुछ लिख दिया, तो मेरिट गुड मांगा नहीं है, पब्लिक गुड नहीं मांगा, मेरिट गुड की पॉलिसी नहीं मांगा, तो टाइम वेस्ट हो गया ना। बस सब कुछ ही लिखना है, सेलेक्टेड लिखना है, यूं समझ लो। 20 मार्कर में पूरा टॉपिक आएगा लेकिन सिलेक्टेड आएगा, ठीक है। चले, जब तक आप मुझे कंक्लूजन सोच के दे रहे हैं तब तक मैं जरा एक
अटेंडेंस की पिक्चर ले लो, ठीक हो गया। हाँ भाई, तो क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन के अंदर? पहला पॉइंट तो आ गया है, युसरा ने बताया, बिल्कुल करेक्ट है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार, फिर मैं अपने सारे पॉइंट्स लिख दूंगा, और जो अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, either oligopoly collude or involve in price competition, it will be inefficient in both the cases। सही है, लॉन्ग रन में ओलिगोपोली खत्म नहीं होगी। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि कार्टेल लंबे टाइम तक नहीं चलता, देयर विल ऑलवेज बी अ चीटर एंड द कार्टेल विल बी ब्रोकन। ठीक है, चलो चलो आप लोग बताते जाओ जब तक मैं अपने पॉइंट्स लिखता रहता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो मैटर्स, एक बच्चे ने ये भी बताया। ठीक है, हाँ जी, ये भी बताया इसने, ये भी लिख सकते हैं। ओलिगोपोली कैन बेनिफिट कंज्यूमर्स in form of lower prices and benefit of economies of scale and benefit of economies of scale due to high competition। ठीक है, cartel would be beneficial if firms are non profit based। उफ, ओए कहाँ से देख रहा है तू? एक और पॉइंट बताया, कार्टेल कैन बी बेनिफिशियल। जैफा इसको देखते हैं कहाँ से बता रहा है। कार्टेल कैन बी बेनिफिशियल इफ firms are non profit based। firms are non profit based। नहीं नहीं, ये मार्केटिंग स्कीम या कहीं ना कहीं से गूगल गूगल मार के दिखा। अच्छा खैर छोड़ो, फिर आप एंड में कंक्लूड कर देना। टू कंक्लूड, collusion will always have a negative effect, on prices and efficiency as it exists in imperfect market, and there is imperfect knowledge। ठीक है भाई, अब देखो कंक्लूजन में क्या क्या लिखा हुआ है। कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि ऑलिगोपोली कॉल्यूट करे या नहीं करे वो हमेशा इनएफिशिएंट होगी।
कार्टेल हमेशा टूट जाएगा क्योंकि चीटर होगा। फिर एक बच्चे ने बताया कार्टेल में भी बेनिफिशियल हो सकता है अगर प्रॉफिट नॉन फर्म नॉन बेस्ड हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर सारी लार्ज फर्म्स है, सारी प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती हैं और उनके पास यूएसपी भी होता है प्रोडक्ट के अंदर। और ऑलिगोपोली कंज्यूमर को बेनिफिट दे सकती हैं लोअर प्राइस के अंदर अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाए सबके दरमियान। और फिर एंड में आप लिख देना कि पॉल्यूशन से हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होगा प्राइस के ऊपर और एफिशिएंसी के ऊपर, क्योंकि हमेशा इम्परफेक्ट नॉलेज होगी और इम्परफेक्ट कंपटीशन। सही है, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। तो यार ये क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सबको क्लियर होगा। डू यू गाइस वांट कि मैं ये ग्रुप पे भेजूं या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लिए? चलो मैं ये ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। कल इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेक्शन सी की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कल इंशाल्लाह क्लास का टाइम मैं अभी आपको रात में सोने से पहले बता दूंगा। मे बी इट्स पॉसिबल कि कल शायद मैं क्लास 4 to 5 लूँ। तो आई थिंक ये टाइम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता के जाए मुझे। थैंक यू।